चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग आप सब भी मेरे साथ में नोट कर लीजिएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज ये बहुत इजी होता है। ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसे डिनोट करते हैं हम किससे, डेल्टा टी एफ से। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे डेल्टा टी बी मतलब क्या होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बी बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से एफ यहाँ पर फ्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये होता क्या है, इसे भी हम उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले केस से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये क्या है, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट है। आप लोग बोलोगे बार बार यही तो बताते हैं, तो बार बार बताता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ये पी नॉट बी जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर होगा 0। और जब फाइनली यहाँ पर बन गया मेरे लिए ये रिजल्टेड सॉल्यूशन A प्लस बी, तो इसका वेपर प्रेशर पी ए होगा, जो कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पी नॉट ए से कम होता है। अब यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर घट जाने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जा रहा था, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी वजह से इसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यार बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था, तो जाहिर सी बात है इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बात आई आपको समझ में। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये आप सबको जान लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको बेसिक डेफिनेशन तो इसकी मालूम होगी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का और उसकी सॉलिड फेज का, मतलब वो लिक्विड और उसी लिक्विड की जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब प्रेशर किसका, लिक्विड का, लिक्विड फेज का बराबर हो जाए किसके, प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात आई समझ में, इसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह के बुलाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम इस सॉल्यूशन के लिए रिलेटिवली कैलकुलेट करना चाहें कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्या आई होगी, तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी नॉट एफ के बराबर, और जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी एफ के बराबर। ये कमी क्यों आई है आप सभी समझ ही गए क्यों आई है ये कमी, क्योंकि जब यहाँ पर मैंने फाइनली सॉल्यूशन को बना दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जिस वजह से रिलेटिवली उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। बात आई समझ में। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जो यहाँ पर है वो यहाँ प्योर अपनी स्टेट में था, लेकिन जब मैंने फाइनली यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो अब यहाँ पे आ गया एक सॉलिड भी। ठीक है, सॉलिड होगा वो ये चाहेगा कि मैं अपने वेपर प्रेशर को लगभग लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल रखूं। क्यों, क्योंकि वो खुद तो वोलेटाइल है नहीं। अब ये वेपर प्रेशर इक्वल होने का जो खेल है ना, ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही हो सकता है कि लो टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो आपस में इक्वल हो जाए। इसी वजह से ये अपने टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लो करते जाता है कि जितना ज़्यादा लिक्विड कन्वर्ट होता जाएगा सॉलिड फेज में, उतना ही मैं जो है मेरा वेपर प्रेशर भी उसके इक्वल होते जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सॉलिड तो ये खुद लिक्विड में अब कन्वर्ट हो नहीं सकता। बात आई समझ में। तो इस वजह से यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो सब मिला जुला के अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो, क्रिएट हो रही हो, तो आप बस इस वाले जो रिलेशन है कि वेपर प्रेशर घट गया, इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी याद रख सकते हैं। मैंने आपको इंटरमीडिएट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो थी यहाँ पर अंदर सॉल्यूशन की, वो समझा दी सारी की सारी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसका टी नॉट एफ
इसका टी एफ, यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले ज़्यादा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम वर्ड यूज़ करें डिप्रेशन मतलब घट रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले ज़्यादा रहा होगा और बाद में क्या हो गया, कम हो गया है। तो ज़्यादा वाले में से या आप कम वाले को जब माइनस कर देंगे तो कितना चेंज आया आपको पता चल जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स होता है टी नॉट एफ माइनस में टी एफ। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, सारा काम आपका इसी से हो जाएगा। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्सपेरिमेंटली इसके लिए भी सेम रिजल्ट देखे गए हैं जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखे गए थे कि डेल्टा टी एफ भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मोलैलिटी के। और बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कांस्टेंट हम यहाँ यूज़ करते हैं वो होता है के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ को हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, के एफ यहाँ पर क्या है, के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात आई आपको समझ में। तो यहाँ से भी देखिए आप फिर से मोलर मास के लिए एक वही सेम रिजल्ट बना सकते हैं। अगेन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी आप लिख लीजिए, पिछले फॉर्मूले में भी आप बी कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे बी को ही सॉल्यूट मान के चल रहे थे। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले सबसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या हम डायरेक्टली चलिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है I इक्वल टू 1 पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो I यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऊपर KF इनटू में वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट इनटू 1000 भी यहाँ हम करेंगे कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम में, अपॉन में नीचे क्या आएगा डेल्टा TF, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था इनटू में यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें किस में पुट करना होगा, ग्राम में, क्योंकि हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से यहाँ से भी आप मोलर मास के लिए इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला वही वाला है, बस यहाँ पर डेल्टा, वहाँ डेल्टा टी भी था, यहाँ डेल्टा टी एफ हो गया है। बात आई आपको समझ में। तो ये किसके बारे में आइडिया था आपका पूरा का पूरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इसका चलिए हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में। चलिए देखते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं, किसके किसके बीच का हम ग्राफ बनाते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। तो देखिए अब यहाँ पर ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला ग्राफ मेरे किसके लिए है, ये मेरा ग्राफ है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, जब मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है। एक ग्राफ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ मेरा किसके लिए है, ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है, सॉलिड, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सॉल्वेंट, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पॉइंट ये है, ये वाला, जहाँ पर वेपर प्रेशर देखिए कैसा है, फिक्स है, बाकी और किसी भी पॉइंट पे वेपर प्रेशर दोनों को टच नहीं करता। इसके नीचे आप आइए तो सिर्फ सॉलिड से छू के हट जाता है, और इसके ऊपर आइए तो ये लिक्विड वाले को कट करता है, सॉलिड वाले को छूता भी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वेपर प्रेशर ऐसा है जहाँ पर ये दोनों ग्राफ को टच कर रहा है। बात आई समझ में, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर चाहे जो भी हो, टेम्परेचर जो है ये वाला, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है, बराबर है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, टी नॉट एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए जब हम सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है अब वेपर प्रेशर इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो जो भी ग्राफ है वो नीचे से ही बनेगा। तो यहाँ से ग्राफ हमारा बनता है किसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन का ग्राफ देखिए आप, यहाँ पर सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे कहाँ कट करता है, तो वो कट कर रहा है कहीं इस टेम्परेचर पे। एक तो टेम्परेचर ये मुझे मिला है टी नॉट एफ, दूसरा टेम्परेचर मैं ये ले लेता हूँ, तो ये सपोज कर लेते हैं कितना है, टी एफ
यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। यहाँ पे आप देखिए T0F ज़्यादा है, TF कम है, तो ये जो चेंज आया है टेम्परेचर में TF से T0F तक पहुँचने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात आ गई आपको समझ में? एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पर लिखी ली थी कि डेल्टा TF क्या होता है, T0F माइनस में TF के बराबर, जो कि आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से चाहे इक्वेशंस की हेल्प से आसानी से फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हो रहा है इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आ गई आपको समझ में? तो चलिए अब इसे हम रफ कर देते हैं और पढ़ते हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर।